हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट लेक्चर में जो है वो कोलाइड विलयन स्टार्ट किया था। कोलाइड होता क्या है, कोलाइड का वर्गीकरण कर दिया था, कोलाइड बनाने के मेथड देख लिए थे, कोलाइड का प्यूरिफिकेशन देख लिया था। आज अपन पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड विलयनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था, अगर कोलाइड में से क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द केस में प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा। आज अपन क्वेश्चन वगैरह इनकी भी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, कोलाइड के गुणधर्म, 8-9 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कोलाइड के गुणधर्म में, सिंपल सिंपल सी। ठीक है, सबसे पहले प्रकृति। अपन ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि कोलाइड जो होते हैं वो प्रकृति में किस नेचर के होते हैं, किस टाइप के नेचर का होता है। कोलाइड जो होता है वो हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मींस विषमांगी प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? विषमांगी प्रकृति का होता है। इसके दो घटक होते हैं, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था सॉल्यूट बोलते हैं जिसे, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज्ड। सॉल्यूट है ये, और ये एज ए सॉल्वेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये बात हुई थी, ये अपने पहले ही बात हो गई थी कि कोलाइड और निलंबन जो होते हैं, सस्पेंशन जो होते हैं, वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं, जबकि वास्तविक विलयन जो होता है, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, वो कैसा होता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, समांगी प्रकृति का होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर बात करते हैं स्थायित्व के बारे में। किसके बारे में बात करें? स्थायित्व के बारे में। कोलाइड विलयन स्थायी होते हैं, कोलाइड विलयन स्थायी होते हैं तथा इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण पेंदे में नहीं बैठे होते हैं, सेटलिंग नहीं होती, सेटलिंग डाउन नहीं हो रखी होती है, पेंदे में नहीं बैठे होते हैं। अगर पेंदे में बैठ जाएगा तो सस्पेंशन बन जाएगा, कोलाइड अनस्टेबल हो जाएगा। अभी आगे स्टेबिलिटी के रीजन भी बताएंगे, कोलाइड स्टेबल होता है क्यों होता है। तो अभी तो मैंने बोला कोलाइड विलयन कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर अगर पॉइंट की बात करें, कोलाइड विलयन जो होता है, कोलाइड विलयन के कण या परिक्षिप्त प्रावस्था के कण सामान्य ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होते हैं, सामान्य फिल्टर पेपर से पास या गुजर जाते हैं। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से इनको क्या किया जा सकता है? पास किया जा सकता है, क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के जो छिद्र होते हैं उनका आकार इतना बड़ा होता है कि इससे तो ये कोलाइड पार्टिकल के जो कण होंगे वो आसानी से गुजर जाएंगे। ठीक है, सस्पेंशन के पार्टिकल जो है वो नहीं गुजर पाते। तीन हो गए। फोर्थ नंबर बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म की। अणुसंख्यक गुणधर्म, मेरे को इसके अंदर ये चीज चेक करनी है कि वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन में अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा किसका होता है। एक बात सुने, अगर मैं ऐसा बोलूं कि विलय के कणों का जो आकार होगा वो किस में ज्यादा होगा, तो अपना आंसर होगा कोलाइड में बड़ा होता है, वास्तविक विलयन में कम होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, एक दिए गए
एक दिए गए द्रव्यमान के लिए, एक दिए गए द्रव्यमान में कणों की संख्या का जो क्रम आएगा वो वास्तविक विलयन में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कोलाइड के। बोलो, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि एक दिए गए द्रव्यमान में जो है वो कणों की संख्या जो होती है वो वास्तविक विलयन में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसमें, कोलाइड के। क्यों? एक बात समझो, अगर जैसे मैं ये बोलता हूं कि वास्तविक विलयन के पार्टिकल का साइज बिल्कुल इतना सा है और ये जो साइज रहेगा कोलाइड पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है, तो मैंने 1 किलोग्राम लिया द्रव्यमान वास्तविक विलयन का भी और कोलाइड का भी, तो 1 किलोग्राम में कोलाइड के पार्टिकल ज्यादा आएंगे या वास्तविक विलयन के? वास्तविक विलयन के ज्यादा आएंगे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करे। विलय के कणों की संख्या किस में ज्यादा है? वास्तविक विलयन में ज्यादा है। तो मैं ऐसा बोल दूं, अणुसंख्यक गुणधर्म का जो क्रम आएगा वो कोलाइड में कम होंगे और वास्तविक विलयन में अणुसंख्यक गुणधर्म का मान ज्यादा होगा। ठीक है, वास्तविक विलयन में ज्यादा होगा। ये 4 नंबर पॉइंट हो गए। 5वां नंबर पॉइंट देखे गुणधर्म में, ब्राउनी गति, ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन। एक रॉबर्ट ब्राउन करके साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले कोलाइड कणों की गति को ऑब्जर्व किया, इसलिए इसका नाम क्या रखा? ब्राउनी गति। क्या होती है ब्राउनी गति? कोलाइड के कण जो होते हैं, कोलाइड के कण जो होते हैं वो जिगजैग मोशन में रहते हैं, ये इस टाइप से। ये इस टाइप से। तो कोलाइड कणों की टेडी मेडी गति को, कोलाइड कणों की जिगजैग या टेडी मेडी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। टेडी मेडी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइड कणों की जिगजैग मोशन को या टेडी मेडी गति को अपन क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कोलाइड के कण जो है वो लगातार मोशन में होते हैं। लगातार मोशन में हो गया तो कभी सेटलिंग होगी नहीं, सेटलिंग होगी नहीं, इसका मतलब कोलाइड कैसा होगा? स्थायी होगा। तो कोलाइड के स्थायित्व का एक कारण है उसकी ब्राउनी गति। क्या कारण है? ब्राउनी गति। अब देखते हैं ब्राउनी गति किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी। ब्राउनी गति निम्न पर निर्भर करती है, किस किस पे डिपेंड करेगी वो देखते हैं। ब्राउनी गति निम्न पर निर्भर करती है। पहला कोलाइड कणों का आकार पे, कोलाइड कणों के आकार पर। अगर कोलाइड कणों का आकार ज्यादा होगा, आकार ज्यादा होगा, आकार बड़ा होता है तो ब्राउनी गति क्या होगी? कम होगी। छोटा पार्टिकल आसानी से गति कर पाता है, बड़ा पार्टिकल गति नहीं कर पाएगा। सेकेंड नंबर, परिक्षेपण प्रावस्था के माध्यम के, परिक्षेपण माध्यम की श्यानता पर, माध्यम की श्यानता पर। श्यानता का मतलब होता है जो गति का क्या करे? विरोध करे। तो श्यानता ज्यादा होगी तो गति कर नहीं पाएगा क्योंकि विरोध करेगा। तो श्यानता अगर ज्यादा होगी, विस्कोसिटी अगर उसकी ज्यादा होगी तो ब्राउनी गति कम हो जाएगी। समझ में आई बात? थर्ड नंबर अगर अपन बात करें, थर्ड नंबर अगर अपन पॉइंट पे बात करें, ब्राउनी गति जो है कोलाइड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। आप द्रव विरोधी लिया, द्रव स्नेही लिया, उस पे निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, और अगर अपन लास्ट अगर अपन बात करें, अगर अपन
लास्ट करें तो अपन ये बोल सकते हैं कि ब्राउनी गति जो होती है वो किसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्थायित्व के लिए। ब्राउनी गति कोलाइड के स्थायित्व के लिए, स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? कोलाइड विलयन के स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि लगातार अगर जिगजैग मोशन करता रहेगा तो कभी पेंदे में बैठेगा नहीं, पेंदे पे बैठेगा नहीं, इसका मतलब सॉल्यूशन या कोलाइड विलयन जो है वो कैसा है? स्टेबल है। अगर कोलाइड विलयन में पार्टिकल्स की सेटलिंग हो जाती है, पेंदे में बैठ जाता है, तो इसका मतलब विलयन जो है वो कैसा हो गया? अस्थायी हो गया। बात यहां तक क्लियर सारी? चले आगे, चल आगे बात करते हैं। कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 5। 6 नंबर प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, टिंडल प्रभाव। टिंडल इफेक्ट, इस पे बात करें, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव पे बात करते हैं। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? ठीक है, टिंडल इफेक्ट की जो कंडीशन है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो अपन उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं। जब प्रकाश को कोलाइड विलयन से गुजारा जाता है, कोलाइड विलयन से गुजारा जाता है, तो इसका पथ जो है चमकीला दिखाई देता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसी प्रभाव को अपन क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर आप वर्टिकल देखोगे, लंबवत देखते हो, तो उसका पथ क्या दिखाई देता है? चमकीला दिखाई देता है। अपन जैसे थिएटर में जाते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं थिएटर में, तो उस कंडीशन में अपन ऐसे ऊपर देखते हैं, तो प्रोजेक्टर से जब लाइट जाती है तो अपन को उसका पाथ, चमकीला पाथ दिखाई देता है। वो क्या है? टिंडल इफेक्ट है। वो क्या है? टिंडल इफेक्ट। तो जब मैं अगर इस टाइप से हो, अगर ये जैसे लाइट है, ठीक है, अगर अपन ने इसको इस टाइप से एक कोन बनता है, ठीक है, वापस यहां से टकराने के बाद प्रकीर्णन हो जाता है लाइट का, इसको तो बोलते हैं टिंडल कोन। ये पाथ कहां से दिखाई देता है? जब आप यहां से आई के थ्रू देखते हो, तो लंबवत देखना है, तो इसी प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? बेसिकली टिंडल प्रभाव जो ये टिंडल इफेक्ट होता है, उसका रीजन क्या है? उसका मेन कारण है कि कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का जो है वो प्रकीर्णन किया जाता है, स्कैटरिंग की जाती है। जब प्रकाश जो है वो कोलाइड कण पर गिरता है, तो वो गिरने के बाद क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। जिस कलर को वो प्रकीर्णित करेगा, स्कैटरिंग करेगा, वही कलर अपन को क्या होता है? दिखाई देता है। जैसे आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है, उसका रीजन क्या है? कि कोलाइड, आकाश में मैंने बोला था, देखो आपको, बादल जो होता है वो कोलाइड होता है। बादल कोलाइड किसका है? द्रव का गैस में। बादल कोलाइड है द्रव का गैस में। तो अगर कोलाइड है, जब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर गिरेगा तो ये ब्लू कलर की क्या कर देता है? स्कैटरिंग कर देता है, इसलिए अपन को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो अपन रीजन वगैरह लिखते हैं इसके। अगर अपन रीजन की बात करें कि कारण क्या है इसका,
टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? तो सिंपल सी बात हो जाएगी, कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश के कणों का क्या करता है? स्कैटरिंग करता है। प्रकाश के कणों का क्या करता है? स्कैटरिंग करता है। इसकी वजह से जो है वो आपको क्या होता है? प्रकाश का मार्ग कैसा दिखाई देता है? चमकीला दिखाई देता है। कंडीशन देखें, कंडीशन ऑफ टिंडल इफेक्ट। पहली कंडीशन, कंडीशन क्या रहेगी? पहली कंडीशन देखिए, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होनी चाहिए लैम्डा, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कोलाइड के कणों के आकार की कोटि का होना चाहिए। होना चाहिए तो ऐसा बोल दूं, तरंग दैर्ध्य हो गई लैम्डा और कोलाइड कणों का आकार हो गया डी, तो लैम्डा अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होना चाहिए? डी के। आपतित प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो कोलाइड के कणों के आकार की कोटि का होगा, तो उसी कंडीशन में क्या होगा? उसी कंडीशन में क्या होगा? टिंडल प्रभाव शो होगा। सेकंड नंबर, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर अधिक होना चाहिए। अंतर होना चाहिए और वो भी अंतर कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, तभी लाइट की स्कैटरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है बात? ये बेसिकली टिंडल प्रभाव हो गया। तो क्या था टिंडल प्रभाव? कि जब प्रकाश को कोलाइड विलयन से गुजारा जाता है तो लंबवत देखने पे प्रकाश का मार्ग कैसा दिखाई देता है? चमकीला दिखाई देता है। उसी को अपन क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण क्या था? तो टिंडल प्रभाव का कारण था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कंडीशन क्या है? डी बराबर लैम्डा होना चाहिए। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में क्या होना चाहिए? अंतर अधिक होना चाहिए। इसको याद रखना है। ठीक है बात? चलो आगे। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है 7 नंबर, कोलाइड कणों पर आवेश। कोलाइड कणों पर आवेश की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलो, 7 नंबर प्रॉपर्टी, कोलाइड कणों पर आवेश। कोलाइड कणों पर आवेश, सुनना बात को ढंग से। कोलाइड कणों पर जो है, कोलाइड कणों पर एक समान आवेश उपस्थित होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर बोल रहा हूं, कोलाइड कणों पर एक समान आवेश उपस्थित होता है। अगर जैसे मैंने कोई सोल लिया, कोलाइड लिया, तो उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होंगे, उन सब पे एक समान आवेश होगा, प्लस 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 या फिर माइनस माइनस माइनस। तो अगर कोलाइड कणों पर एक समान आवेश होगा तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश में प्रतिकर्षण के कारण, समान आवेश में प्रतिकर्षण के कारण, समान आवेश में प्रतिकर्षण के कारण कोलाइड जो है, कोलाइड विलयन स्थायी होते हैं। भाई स्थायी का क्या लेना देना इससे? तो मैंने कहा अगर कोलाइड कणों की सेटलिंग तब होती है जब दो कोलाइड के कण या चार कोलाइड के कण आपस में मिले,
आपस में मिलेगा तो उनका द्रव्यमान बढ़ेगा, तो mg नीचे लगने वाला कंपोनेंट बढ़ जाएगा, mg बढ़ेगा तो नीचे जाके क्या होने लग जाएगी, सेटलिंग होने लग जाएगी। लेकिन अपन तो कह रहे समान आवेश में प्रतिकर्षण है, तो दो कोलाइड के कण कभी मिलेंगे ही नहीं तो mg बढ़ेगा ही नहीं, तो सेटलिंग कभी होगा ही नहीं। तो कोलाइड की स्टेबिलिटी के दो रीजन है, एक तो ब्राउनी गति और एक कोलाइड कणों पर उपस्थित समान आवेश। ठीक है बात, यहां तो कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं। सेकेंड नंबर पॉइंट देखते हैं, कोलाइड कणों पर आवेश के आधार पर, कोलाइड कणों पर आवेश के आधार पर, कोलाइड कणों पर आवेश के आधार पर कोलाइड को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कोलाइड को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, कौन कौन से? एक तो होता है धनावेशित सोल या धनावेशित कोलाइड, और एक होगा ऋणावेशित कोलाइड। धनावेशित कोलाइड के एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, धनावेशित कोलाइड के एग्जाम्पल याद रखने हैं। पहला ऑक्साइड या फिर जल योजित ऑक्साइड, ऑक्साइड एवं जल योजित ऑक्साइड। जल योजित ऑक्साइड का मतलब समझे, हाइड्रेट ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रेट ऑक्साइड जैसे Al2O3.XH2 पॉजिटिव सोल है। सेकेंड नंबर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी कैसे सोल होते हैं, पॉजिटिव सोल होते हैं, जैसे FeOH होल थ्राइस, ये याद रखने हैं, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। थर्ड नंबर का एग्जांपल है बेसिक डाई, क्षारीय रंजक, जैसे मेथिलीन ब्लू हो गया, दे रखा होगा एग्जाम में, क्षारीय रंजक। ठीक है, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन, अगर अम्लीय माध्यम में प्रोटीन लेते हो तो वो इसमें आएगा। और एक है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये पांचों एग्जाम्पल इसके होंगे। ठीक है, ऑक्साइड या जलयोजित ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, क्षारीय रंजक, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, धनावेशित कोलाइड के। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं ऋणावेशित कोलाइड। ऋणावेशित कोलाइड कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? एक तो धातु के सोल, जितने भी धातु सोल होते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। एक धातु सल्फाइड, धातु सल्फाइड का सोल हो गया। ठीक है, तीसरा अम्लीय रंजक, एसिडिक डाई, क्षारीय माध्यम में प्रोटीन, ठीक है। अगला देखें रक्त, ब्लड जो है वो कैसा है, ऋणावेशित कोलाइड है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कार्बनिक होते हैं, ये हो गया, अपन क्या लेते हो, स्टार्च ले लिया, जिलेटिन ले लिया, ये सारे किसके अंदर आएंगे, ऋणावेशित कोलाइड में आएंगे। एग्जाम्पल याद रखना बेटा, बिना एग्जाम्पल काम चलेगा नहीं वहां पे। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्षारीय रंजक, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, धातु सोल, धातु सल्फाइड सोल, अम्लीय रंजक, क्षारीय माध्यम में प्रोटीन, रक्त, स्टार्च, जिलेटिन, ईटीसी। ठीक है, अब ये जो चार्ज आता है इसका कारण क्या है, आवेश का कारण देखते हैं अपन। सी पार्ट, आवेश का कारण। बहुत सारे कारण है, उसमें से अपन कुछ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से जो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट कारण, उसको अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहला आवेश का जो कारण है वो है घर्षण, फ्रिक्शन। अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं कि घर्षण के कारण ही आवेश की उत्पत्ति होती है। अगर घर्षण करवाया जाए किन्हीं भी दो पदार्थों का, तो अगर डिस्पर्जन फेज जो है वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ अगर घर्षण करता है, तो डिस्पर्जन फेज पे जो कलर चार्ज आएगा उसका अपोजिट चार्ज डिस्पर्जन मीडियम पे आएगा।
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो एक तो घर्षण का कारण हो सकता है, दूसरा स्वतः अपघटन, विद्युत अपघट्य का स्वतः अपघटन, अपना आप ही अपघटन हो जाए। जैसे CH3CONA लिया, ये CH3CO माइनस प्लस Na प्लस बनाएगा, तो अब ये ऋणावेशित कोलाइड का निर्माण करने वाला CH3CO माइनस कैसे कोलाइड का निर्माण करेगा? ऋणावेशित। तीसरा, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में प्रोटॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण क्या होता है ये? जैसे देखो, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन बेसिकली ये होता है CH2COOH NH2। अम्लीय माध्यम लिया, एसिडिक मीडियम है तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और क्षारीय माध्यम में एसिड के साथ। तो अम्लीय माध्यम में जब रिएक्शन करता है, मीडियम एसिडिक है, तो ये क्या करेगा? अम्लीय माध्यम में H प्लस को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तो ये बनाएगा NH3 प्लस CH2COOH, पॉजिटिव धनावेशित सॉल हो जाएगा। कैसा सॉल हो जाएगा? धनावेशित। ये लिखा है देखो कि अम्लीय माध्यम में प्रोटीन जो होता है वो धनावेशित सॉल होता है, क्षारीय माध्यम में OH इसके H प्लस को लेके चला जाएगा तो बनाएगा NH2CH2COO माइनस, कैसा सॉल हो गया? ऋणावेशित सॉल है। कैसा सॉल है? ऋणावेशित सॉल है। बात समझ में आई? तो ये थर्ड कारण हो गया, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में प्रोटॉन का स्थानांतरण। फोर्थ, जो आपने कल पढ़ी थी विद्युत परिक्षेपण विधि, विद्युत परिक्षेपण विधि, ब्रैडिक आर्क मेथड, प्लेटिनम AgAu कॉपर के लिए, तो विद्युत परिक्षेपण विधि में अपन को मालूम है इलेक्ट्रिक आर्क दे रखे थे, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाए अगर उसमें, तो ठीक है। और सबसे मोस्ट और एक्सेप्टेबल जो रीजन है, फिफ्थ नंबर, वो ये है, किसी विद्युत अपघट्य से, किसी विद्युत अपघट्य से समान आवेश को, समान आयन का अधिशोषण, किसी विद्युत अपघट्य से समान आयन का अगर अधिशोषण करवाया जाए तो भी क्या हो सकता है? आवेश उत्पन्न हो सकता है। यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे? जैसे समझना, प्रिफरेंशियल चार्ज एडजॉर्प्शन बोलते हैं इसको, प्रिफरेंशियल चार्ज एडजॉर्प्शन। अधिशोषण तो करेगा अपनी सत्ता पर, प्रिफरेंशियल का मतलब क्या? दो चार्ज होते हैं तो उसमें से प्रिफरेंस करता है, किसको प्रिफरेंस करेगा? सेम चार्ज को क्या करेगा? अधिशोषित करेगा। जैसे अगर मेरे को ऐसा एग्जांपल दे रखा है कि AgNO3 को आदिक्य Ki में मिलाया, में मिलाने पर क्या होगा? तो मैं एक सिंपल सा बात बोलूंगा, आदिक्य Ki है तो Ki प्लस AgNO3, ये लो, Ki प्लस AgNO3 तो क्या बन जाएगा? AgI का येलो कलर का अवक्षेप बन जाएगा प्लस KNO3 का विलयन बन जाएगा। अब ये AgI जो है, AgI सॉल्यूशन में कौन कौन है? एक तो Ki बचा हुआ है, एक KNO3 बचा हुआ है। तो देखो AgI, Ki और AgI अधिशोषित करेगा, किसको अधिशोषित करेगा? या तो Ki में से या KNO3 में से, Ki या KNO3 में से। कॉमन चार्ज कौन सा है AgI में? इनसे I माइनस, तो AgI I माइनस को अधिशोषित करता है। अगर अधिशोषित करेगा अपनी सरफेस पे तो देखो क्या बनाएगा? AgI I माइनस, कैसा सॉल हो गया? ऋणावेशित सॉल हो गया। ये आप अगर इसको ऐसा लिखते हो कि Ki को आदिक्य AgNO3 में मिलाने पर
क्या होगा? तो Ki को आदि के AgNO3 में मिलाया, ये AgNO3 प्लस Ki इज इक्वल टू AgI का येलो कलर का अवक्षेप प्लस KNO3, यहां तक तो सेम बनेगा। अब AgI अधिशोषित करेगा किसको? या तो ये बचा हुआ है AgNO3 में से या KNO3 में से। तो कॉमन चार्ज कौन सा हो गया? Ag। तो AgI जो है वो Ag प्लस को अधिशोषित करेगा अपनी सरफेस पे, तो क्या बनेगा? AgI अधिशोषित करेगा Ag प्लस को, तो कौन सा सॉल बना लेगा? धनावेशित सॉल बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, आ गया समझ में? धनावेशित सॉल बनेगा। बात क्लियर? तो देखें, वापस समझे, चार्ज में कोलाइड कणों पर एक समान आवेश होता है, इस आवेश के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और सेटलिंग डाउन नहीं होती, इसलिए कोलाइड कैसा होता है? स्टेबल होता है। सेकेंड नंबर, कोलाइड कणों पर आवेश के आधार पर दो पार्ट में, धनावेशित और ऋणावेशित कोलाइड। एग्जाम्पल ध्यान रखने, आवेश के कारण 5 हो सकते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी विद्युत अपघट्य में से प्रेफरेंशियल चार्ज एड्जॉर्प्शन करवाया जाए। प्रेफरेंशियल चार्ज एड्जॉर्प्शन में समान आयन का क्या होगा? अधिशोषण होगा। ये लो समान आयन का अधिशोषण करवा दिया। ठीक है बात? कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं? आगे देखिए, इसी वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हैं अपन। सुनना बात को। अब जब ये AgI और I माइनस बन जाता है तो ये क्या करता है? देखो, ये AgI I माइनस बना, ये I माइनस जो है वो Ki और KNO3 में से I माइनस एडजॉर्ब कर लिया। अब पीछे पॉजिटिव कौन सा बचा? या तो K प्लस या इधर से भी K प्लस। तो ये यहां पे क्या करता है? I माइनस जो होता है वो K प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिमिलर वे में AgI और Ag प्लस बना था, वो किसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? नाइट्रेट आयन को। ये लो नाइट्रेट आयन को। ये तो होती है फिक्स्ड लेयर, इसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। इसको क्या बोलते हैं? इस वाली लेयर को और इस वाले को फिक्स लेयर। इनको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, विसरित लेयर। फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर। देखो, एक प्लेट यहां पे बनी, एक प्लेट यहां पे बनी चार्ज की। दो चार्ज प्लेट के बीच में क्या होता है? विभवांतर होता है। तो फिक्स लेयर, स्थायी लेयर एवं डिफ्यूज लेयर के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जेटा पोटेंशियल कहते हैं। जेटा विभव, यह भी ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जेटा पोटेंशियल कहते हैं। बात क्लियर सारी? तो ये कोलाइड के आवेश से रिलेटेड बात थी। यहां तक बात सारी क्लियर हो गई? अब सुने बात को, आगे बात करते हैं। डी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट चल रहा था, डी पार्ट आवेश की उत्पत्ति का कारण हो गया वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं इसको। फोरेसिस क्या होता है? यह कोलाइड कणों पर आवेश की पुष्टि के लिए किया जाता है। किसके लिए है? कोलाइड कणों पर आवेश की पुष्टि के लिए। कैसे होता है? क्या होता है विद्युत कण संचलन में? ये इस टाइप का एक एपरेटस होता है।
ये इस टाइप से, ये इलेक्ट्रोड होता है, प्लस और माइनस। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये अगर नेगेटिव चार्ज वाला होंगे तो ये ऐसे जाएंगे, और यहां जाके सारे के सारे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, सॉरी इधर नेगेटिव चार्ज ले लो, इधर पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल सारे किधर चले जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे। तो ये चीज प्रूव कर रही है ना कि कोलाइड कण पर आवेश होता है, तभी आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो आवेशित कण जो है वो विद्युत क्षेत्र में क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ गति कर रहे हैं, इसका मतलब इन कोलाइड कणों पर आवेश कैसा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये कोलाइड कणों पर आवेश की पुष्टि के लिए और आवेश का नेचर कैसा है प्रकृति के लिए, उसके लिए काम में लेते हैं। इसी के अंदर ध्यान रखना है, यदि वैद्युत कण संचलन में, यदि वैद्युत कण संचलन में परिक्षेपण माध्यम के कण भी गति करते हैं, मतलब विलायक के कण माध्यम के कण भी गति करते हैं, गति करते हैं, तो उसे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं। इसे बोलेंगे वैद्युत परासरण। क्या बोलेंगे, वैद्युत परासरण। क्यों बोलते हैं वैद्युत परासरण, क्योंकि इस बार परिक्षेपण माध्यम किसके, सॉल्वेंट। आपको मालूम है अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल गति करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस परासरण, इसलिए इसका भी नाम क्या है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ये बात सारी समझ में आ गई। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड में 7 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट आ रहे हैं, इस आवेश को खत्म करना, स्कंदन। क्या करवाने वाले हैं, स्कंदन करवाने वाले हैं। चलो वो इंपॉर्टेंट है, आवेश ध्यान रखना है। अब ये जो आवेश आया है इसी से आगे अपने काम चलने वाला है, ठीक है बात। चलो आगे बात करते हैं 8वें नंबर की प्रॉपर्टी पे, कोलाइड का स्कंदन। स्कंदन का मतलब होता है अवक्षेपण बनाना। अवक्षेपित बनाओगे इसका मतलब पेंदे में जाके बैठेगा, पेंदे में जाके बैठ रहा है, इसका मतलब कोलाइड कण, अब कोलाइड जो होगा वो कैसा हो जाएगा, एक तरीके से अस्थायी हो जाएगा। तो एक तो ब्राउनी गति रोकनी या फिर उस पर आवेश समाप्त करना है। हाँ देखिए, आगे अपन बात करें 7 प्रॉपर्टी के बाद में 8 नंबर प्रॉपर्टी, स्कंदन। कोगुलेशन। क्या होता है कोगुलेशन, ठीक है, समझते जाना। डेफिनेशन की बात करते हैं, किसी कोलाइड विलयन में, किसी कोलाइड विलयन में कोलाइड कणों के अवक्षेपण होने को स्कंदन कहते हैं। इसका मतलब अगर कोलाइड पार्टिकल का अवक्षेपण हो जाए, सेटलिंग डाउन हो जाए, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्कंदन बोलते हैं। सेटलिंग डाउन को बोलते हैं बेसिकली, सेटलिंग डाउन, इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्कंदन बोलेंगे। किसी कोलाइड विलयन में कोलाइड कणों के अवक्षेपण होने को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। सेटलिंग डाउन होने को क्या कहेंगे अपन, स्कंदन कहेंगे, ठीक है बात। सेकंड नंबर बात करते हैं। एक बात सुनना, अपन ने पेप्टाइजेशन पढ़ा था, पेप्टीकरण। तो पेप्टीकरण में बोला था ताजा बने अवक्षेप को किसमें कन्वर्ट करना था, कोलाइड में। इसमें कोलाइड को किसमें कन्वर्ट करना है, अवक्षेप में। इसका मतलब ये पेप्टीकरण का विपरीत प्रक्रम है। स्कंदन पेप्टीकरण की विपरीत प्रक्रिया है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब पेप्टीकरण करवाओगे कैसे, ये सॉरी स्कंदन करवाओगे कैसे, स्कंदन की विधियां।
स्कंदन की विधियां। ठीक है, स्कंदन की विधियों में अगर अपन बात करें, स्कंदन करवाओगे कैसे, मतलब चार्ज खत्म करना है ना ओवरऑल। अगर चार्ज खत्म हो जाएगा तो अवक्षेपण हो जाएगा। चार्ज खत्म करने की अभी एक विधि बताई थी मैंने, विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो चार्ज पूरा का पूरा जाके वहां पे जमा हो जाता है, पॉजिटिव वाले के पास जाके नेगेटिव वाला जमा हो जाता है। पीछे सॉल्यूशन में चार्ज क्या रहा, जीरो। तो पहला तो है इलेक्ट्रोफोरेसिस, पहला क्या है, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये लो पहला। दूसरा, अगर मैं दो विपरीत आवेशित कोलाइडो को आपस में मिलाने पर, दो विपरीत आवेशित कोलाइडो को आपस में मिलाने पर, दो विपरीत आवेशित कोलाइड को आपस में मिलाने पर कैसे, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, पॉजिटिव सोल है, ये पॉजिटिव सोल है, इसमें आर्सेनिक सल्फाइड मिला दो, नेगेटिव सोल है, तो क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखें, क्वथन या बॉइलिंग। बॉइलिंग करने पर भी स्कंदन हो जाता है, कैसे, बॉइलिंग करते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गर्म करने पर, क्वथन करने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गर्म करने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, भले ही पास में आने पर प्रतिकर्षण होता है, लेकिन पास में आने की टेंडेंसी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तथा कणों के पास आने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, तथा सेटलिंग हो जाती है, सेटलिंग डाउन हो जाएगा ग्रेविटेशन की वजह से। फोर्थ नंबर ये है, आप उपयुक्त विलायक मिलाने पर, उपयुक्त विलायक मिलाने पर, आपने पढ़ा था द्रव स्नेही जो है कोलाइड जो होते हैं वो उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, वापस उन्हें क्या किया जा सकता है, कोलाइड से नॉर्मल विलियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर द्रव स्नेही विलायक में या द्रव स्नेही कोलाइड में, द्रव स्नेही कोलाइड में एसीटोन मिलाने पर स्कंदन हो जाता है। आपको तो आवेश ही खत्म करना है ना, आवेश खत्म करना है तो धनावेशित सोल है तो इसमें ऋणायन मिला दो, पूरा नेगेटिव सोल क्यों मिला रहे हो, कोई ऋणावेशित मिला दो आयन, तो पांचवा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा कोलाइड में विपरीत आवेशित आयन मिलाने पर, विपरीत आवेशित आयन मिलाने पर, जैसे अगर धनावेशित सोल है, धनावेशित कोलाइड है, तो इसमें ऋणायन मिला दो, नेगेटिव चार्ज मिला दो, या फिर ऋणावेशित सोल है तो इसके अंदर जो है वो धनायन मिला दो, तो क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन में स्कंदन हो जाएगा। बोलो, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, हाँ या ना। ये बेसिकली पांच है, ये इंपॉर्टेंट है। और स्कंदन से रिलेटेड एक रूल है अपने पास, हार्डी सुलजे रूल, हार्डी सुलजे नियम। क्या है हार्डी सुलजे रूल, देखें,
इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की या फिर आयन की स्कंदन क्षमता फर्स्ट आयन पर उपस्थित आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। धनावेशित है या ऋणावेशित है उस आयन की प्रकृति पर निर्भर करेगा। बिल्कुल निर्भर करना चाहिए। क्यों? धनावेशित सोल है तो आयन कैसा मिलाना है? ऋणायन। और ऋणावेशित सोल है तो कैसा मिलाना है? धनायन। तो बिल्कुल डिपेंड करेगा। और सेकंड नंबर, आयन पर जितना अधिक आवेश होगा उतनी ही स्कंदन क्षमता अधिक होगी। जितना अधिक आवेश होगा उतनी स्कंदन क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मेरे को ऐसा बोला जाए AS2S3 के स्कंदन के लिए निम्न विद्युत अपघट्यों की स्कंदन क्षमता का क्रम क्या होगा? और आयन मेरे को दे रखे ऐसे NaCl, MgCl2, या ऐसा दे रखा है NaCl, MgSO4, ऐसे रखते चलो, Na3PO4 ये लो। ठीक है। फिर दूसरा रखा मैंने MgSO4 और तीसरा रखा AlCl3, ऐसे रख दिए। अब सुनना बात को ढंग से। अब आप ये सोचोगे कि इसके अंदर मैं जब इसको आयन में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास दो आयन होंगे, एक Na+ होगा तो एक फॉस्फेट होगा। इसके अंदर भी दो आयन होंगे, एक Mg+2 होगा, एक सल्फेट होगा। एक इसके अंदर Al+3 होगा, एक होगा Cl-। अब पहले ये चेक करो ये सल्फाइड सोल है कैसा? नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा आयन चाहिएगा? पॉजिटिव। ये लो पॉजिटिव आयन, ये काम के अपने। तो जितनी ज्यादा चार्ज होगा उतना स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी। तो स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा AlCl3 की, उसके बाद MgSO4 की, उसके बाद Na3PO4 को। अगर यही गलती से तुम लोगों ने इसको अगर पॉजिटिव सोल मान लेते तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए था, नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा यहाँ पे, तो स्कंदन क्षमता इसकी ज्यादा आ जाती, जो गलत हो जाता। तो पहले आपको पूरा मालूम रहे कि हाँ कैसा सोल है। सेम वे में अगर मैं FeOH होल थ्राइस के लिए बात करता, FeOH होल थ्राइस के लिए के स्कंदन के लिए स्कंदन क्षमता का क्रम जो है वो क्या आना चाहिए था? तो फिर उसमें देखो, अगर मेरे को ऐसा दे रखा हो FeCN होल 6-4, ठीक है, फॉस्फेट, सल्फेट एंड Cl-, तो फिर ऑर्डर ये आएगा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज सोल होता है। ठीक है बात, ये समझ में आया? बोलो। चले, हार्डी सुलझे रूल हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्कंदन मान क्या होता है। अभी तक 8वां पॉइंट ही चल रहा है। ठीक है, स्कंदन मान क्या होता है? सी पॉइंट था ये। डी पॉइंट की बात करते हैं, स्कंदन मान क्या होता है, कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है।
स्कंदन मान क्या होगा, डी नंबर पॉइंट पे बात करें। कोगुलेशन वैल्यू, स्कंदन मान क्या होता है, डेफिनेशन देखें। किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल में वो मात्रा, किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल में वो मात्रा जो 1 लीटर कोलाइड विलयन का स्कंदन कर सके। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर स्कंदन मान ज्यादा होगा, स्कंदन मान ज्यादा होगा, इसका मतलब ज्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा। ज्यादा अमाउंट डालोगे तो उसकी कोगुलेशन पावर जो होगी, स्कंदन क्षमता होगी, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, स्कंदन क्षमता जो होती है, कोगुलेशन पावर, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, स्कंदन मान के। स्कंदन क्षमता जो होगी वो स्कंदन मान के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। इस बात का ध्यान रखें। एग्जाम्पल देखो, मैं 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं। 10 लीटर कोलाइड विलियन के स्कंदन के लिए 0.585 ग्राम NaCl मिलाया जाता है। तो NaCl का स्कंदन मान ज्ञात करो। ठीक है, मिलीमोल चाहिए तो ये काम करो, इसको ऐसा लिख दिया 585 इंटू 10⁻³ ग्राम। 585 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये आ गया। इसमें कितने 10 मिलीमोल आ गए। 10 लीटर के लिए 10 मिलीमोल आया, 10 मिलीमोल आए तो 1 लीटर के लिए कितना आ जाएगा, 1 मिलीमोल। तो NaCl का स्कंदन मान कितना हो जाएगा, 1। NaCl का स्कंदन मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बात करें सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन सिंपल सा है। FeOH होल थ्राइस के 50 ml विलियन के लिए, 50 ml कोलाइड विलियन के स्कंदन के लिए इसमें क्या मिलाएंगे, 0.5 मोलर KCl के 10 ml को मिलाया जाता है। तो KCl का स्कंदन मान ज्ञात करो। KCl का स्कंदन मान ज्ञात करो। ठीक है बात, चल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक बात सोचो, कितने मिलीमोल मिला रहे हो। मैं कह रहा हूं मिलीमोल मिलाया मैंने, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, 5 मिलीमोल आ गया। कितने ml के लिए मिलाया, 50 के लिए। 50 ml के लिए 5 मिलीमोल मिलाया तो 1 ml के लिए कितने मिलाओगे, 5/50। और 1000 ml में 1 लीटर होता है, तो 5/50 इंटू 1000, 100 मिलीमोल आ जाएगा। तो इसका मतलब स्कंदन मान कितना हो जाएगा, KCl का स्कंदन मान 100 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बोलो KCl का स्कंदन मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात दिक्कत आ रही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सिंपल सा है स्कंदन मान। आगे बात करते हैं, रक्षण कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड। लास्ट प्रॉपर्टी एक तरीके से देखे तो कोलाइड की,
चले, रक्षण कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव कोलाइड, सुने बात को, कौन होता है प्रोटेक्टिव कोलाइड और वो कैसे प्रोटेक्शन करेगा? किसी भी कोलाइड का स्कंदन होने से कैसे बचाया जा सकता है और कौन बचाएगा, उसकी बात करनी है अपन। मैंने एक तुम लोगों को बताया था कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं ना, वो रक्षण कोलाइड होते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड से अधिक स्टेबल होते हैं, कोलाइड से अधिक स्थायी होते हैं। क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का विलायकन हो रखा होता है। अपन को मालूम है जब जल योजन होता है, विलायकन होता है, उस कंडीशन में, जब विलायकन होता है, जल योजन होता है, उस कंडीशन में जल योजन ऊर्जा रिलीज होती है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का विलायकन होता है, इसकी वजह से उनका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट, द्रव स्नेही कोलाइड को कोलाइड विलयनों के स्कंदन को रोकने के लिए रक्षण कोलाइड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कैसे? ये अगर कोई कोलाइड है, इसको अपन किस में रख देते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड में, चारों ओर एक लेयर बना लेते हैं। ये कोलाइड कौन सा है, लियोफिलिक द्रव स्नेही कोलाइड। अब ये क्या है, स्टेबल है। तो अब अगर मैं कोई आयन मिलाता हूं, Na+ मिलाता हूं या Cl- मिलाता हूं, तो क्या ये इसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। जब ये इसके साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा तो स्कंदन कभी होगा ही नहीं। तो ये क्या करता है, कोलाइड के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या करने देता है, स्कंदन नहीं करने देता है। नेक्स्ट पॉइंट सुने, सी पार्ट, गोल्ड नंबर। द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं की रक्षण क्षमता को गोल्ड नंबर से दिया जाता है, गोल्ड नंबर से दिया जाता है। क्या होता है गोल्ड नंबर, क्या होता है गोल्ड नंबर, अपन वो बात करते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड की डेफिनेशन याद रखनी है, बस न्यूमेरिकल वगैरह आते नहीं है अपने सिलेबस में। द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वो मात्रा, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वो मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल का स्कंदन 1 ml 10% NaCl से रोकने के लिए पर्याप्त हो। 10% NaCl का 1 ml अगर आप मिलाते हो 10 ml गोल्ड सॉल में, तो उसके स्कंदन को रोकने के लिए आप जो द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा ऐड करते हो, उसी को क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर बोलते हैं। गोल्ड नंबर जो होता है
वो रक्षण क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं बात करूं तो जिलेटिन की गोल्ड नंबर जो होती है वो मिनिमम होती है, जिलेटिन की गोल्ड नंबर मिनिमम, इसका मतलब रक्षण क्षमता मैक्सिमम। इसका मतलब कम अमाउंट मिलाने पर ही बहुत ज्यादा रक्षण करेगा। और स्टार्च जो होता है, स्टार्च की जो गोल्ड नंबर होती है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए रक्षण क्षमता जो है वो मिनिमम हो जाएगी। रक्षण क्षमता क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। बात क्लियर है? ये सारी बात थी, ठीक है। इसके अलावा कोलाइड कणों का जो है वो कलर भी होता है, ठीक है। कोलाइड कणों का कलर भी होता है। कलर दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो वो कौन से कलर को स्कैटरिंग कर रहा है, कौन सी तरंग दैर्ध्य को स्कैटरिंग कर रहा है, और कोलाइड कणों का खुद का आकार क्या है। एक आता है समविभव बिंदु। समविभव बिंदु का मतलब ये होता है कि एक ऐसी पीएच जहां पर कोलाइड कणों पर नेट चार्ज जो है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इसका मतलब वैद्युत कण संचलन को वो प्रेक्षित नहीं करवा सके। इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है बात। चलो मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूं आपको जो आए हुए हैं, जिससे अपन को आइडिया रहे कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चले बात करते हैं स्टेज 4 पार्ट ए में। सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कोलाइड का कौन सा गुण कोलाइड कणों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। कोलाइड का कौन सा गुण जो है वो कोलाइड कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। फर्स्ट दे रखा है स्कंदन, आवेश पर निर्भर करता है। सेकंड, वैद्युत कण संचलन, डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा साहब, ठीक है। वैद्युत परासरण करता है। और लास्ट टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का आवेश से कोई भी लेना देना नहीं। सेम का सेम क्वेश्चन ये 2015 में वापस आया था। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला धुंध कैसा कोलाइड है। मैंने बोला था ना, धुंध जो है वो द्रव का गैस में एरोसोल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आया नीट 2018 में। आयन की स्कंदन क्षमता निम्न पर निर्भर करती है। दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो आवेश की प्रकृति पर, और सेकंड आवेश के परिमाण पर। नीट 2019 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, वो देखिए आप। नीट 2019 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, उसको देखें। क्या क्वेश्चन था? यह बोला था कि किस विलयन के मिश्रण से, क्वेश्चन नंबर है 9, नीट 2019 का क्वेश्चन है, ऋण आवेशित कोलाइड का निर्माण होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन 2 मोलर AgNO3 और इसका 50 ml दे रखा है, ठीक है, प्लस 1.5 मोलर Ki और इसका भी 50 ml। सेकेंड ऑप्शन दे रखा था 0.1 मोलर AgNO3 50 ml प्लस 0.1 मोलर Ki 50 ml। थर्ड 1 मोलर AgNO3 का 50 ml प्लस 1.5 मोलर Ki का 50 ml। और फोर्थ 1 मोलर AgNO3 का 50 ml प्लस 2 मोलर Ki का 50 ml। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। करें इसको सॉल्व। चलो देखो इधर देखो, अपन को मालूम है इसके कितने मिलीमोल हो गए 100 और इसके कितने हो गए 75। जब ये रिएक्शन होगी तो एक तो बन जाएगा AgI प्लस साथ में कौन बचेगा
AgNO3, यही बचेगा। AgI बनेगा प्लस AgNO3 बनेगा। तो AgI जो है वो AgNO3 में से कौन से चार्ज को अधिशोषित करेगा? Ag प्लस को, तो पॉजिटिव सॉल्व बनेगा। ये है 50 मतलब 5 और ये है 5 नहीं बैठेगा। इसमें देखिए ये है 50 और ये है 75, तो इस बार AgI बनेगा प्लस KI बना हुआ है, तो KI से ये कौन से I माइनस को अधिशोषित कर लेगा? कॉमन चार्ज को, ऋणावेशित सॉल्व बन गया। एक तो यहां बनेगा, यहां पे देखो तो ये 50 है, ये 100 है, तो यहां पे भी बनेगा फिर तो AgI प्लस KI, फिर अधिशोषित करेगा कॉमन चार्ज को। इसके दो आंसर हुए थे, थर्ड और फोर्थ। देख लो सारे जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बात। तो कोलाइड कंप्लीट, सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट, ठीक है बात। यहां तक करें आप। नेक्स्ट क्लास में थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाला है इक्विलिब्रियम की, केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है बात। लॉग लेना थोड़ा सीख जाए, ठीक है, जो जिनको अपन को यूज करना पड़ेगा। यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।